तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल काकुमी की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बू डीमन रैल में पहुंचने के बाद क्या करता है। दोस्तों, ड्रैगन बॉल काकुमी एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है और इसके क्रिएटर से जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि डोला एक एनर्जी स्वॉर्ड बना के चिलाई को मार देता है, जिसके बाद बुरी अपना आपा खो देता है और इसके बाद हम डीमन रैल में आते हैं। वहाँ पर हम बू को बैठे हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि बू के चारों तरफ कैंडीज और स्वीट्स होती हैं और बू बैठकर इन चीज़ों को खा रहा होता है। माजिन बू को डीमन रैल में फंसे हुए करीब 5 महीने हो चुके हैं और करीब 6 महीने हो गए हैं ग्रैंड प्रीस्ट को यूनिवर्स ज़ीरो को जमाए हुए। और उनकी अनाउंसमेंट के बाद बू को इस वक्त बिल्कुल भी नहीं पता कि उसे यूनिवर्स 7 में वापस कैसे लौटना है। इसीलिए इस वक्त बू के पास समय बर्बाद करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है और इसीलिए वो आराम से बैठकर सिर्फ खाना खा रहा है। अचानक से ही बू हिलता है और एकदम से खुशी के मारे उछलता है। वो बोलता है कि ये जगह तो स्वर्ग है। हम देखते हैं कि इसके बाद वो कैंडीज के ऊपर लेट जाता है। तभी अचानक से ही बू का ध्यान किसी चीज़ पर जाता है। इतनी सारी कैंडीज और स्वीट्स के बीच हमें एकदम से एक मशीन दिखती है। ये वही मशीन है जिसकी वजह से बू यहाँ पर पहुँचा है। पिछली बारी बू ने इस मशीन को खाने की चीज़ समझ के खा लिया था, जिसके बाद वो डीमन रैल में पहुँच गया। बू जैसे ही इस मशीन को देखता है एकदम से वो पहचान जाता है और उठकर बैठ जाता है। वो बोलता है कि ये तो वही मशीन है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे अभी भी ये नहीं पता कि ये क्या है और आखिर सेटन कहाँ पर है। जैसे ही वो मिस्टर सेटन को याद करता है, हम देखते हैं कि उसकी आंखों में आंसू आने लग गए हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से ही कोई शख्स उसके पास आता है। हम एक शख्स के पैर को देखते हैं। ये शख्स बोलता है कि आखिरकार मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ माजिन बू। हम देखते हैं कि ये शख्स अचानक से ही बू के पास आ गया होता है और उसके चेहरे पे काफ़ी ईवल सी स्माइल होती है। हम देखते हैं कि ये बू की कैंडीज पे खड़ा होता है और एकदम से ही बू इसे देख के चौंक जाता है। हम देखते हैं कि इस शख्स के हाथ में एक हथियार भी होता है और बू इस शख्स को देखकर बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। तुम उन लोगों की तरह नहीं लग रहे जिन्हें मैंने कैंडी में बदला है। ये शख्स बू को जवाब देते हुए बोलता है कि आर्च ड्यूक मेरा टाइटल है, पर ट्रिगोना तुम्हारे लिए काफ़ी होना चाहिए माजिन बू। शायद ये शख्स बोल रहा है कि माजिन बू से ट्रिगोना नाम से बुला सकता है। बू एकदम से ही चिल्लाता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पर मैं तुम्हारे अंदर बुराई महसूस कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे बाकी लोगों में भी महसूस हो रही थी। और सेटिन ने मुझे कहा था कि हर उस शख्स को मज़ा चखाऊं जिसके अंदर मुझे बुराई महसूस हो, इसीलिए तुम अब नोगोट में बदल जाओ। हम देखते हैं कि एकदम से ही माजिन बू अपनी कैंडी बीम को शूट करने वाला होता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर एकदम से ही ये शख्स बोलता है कि रुको। ये शख्स स्माइल के साथ बोलता है कि इस वक्त तुम डीमन रैल में हो और ऑफ कोर्स मैं भी एक डीमन हूँ, तो ये बात मानने में कोई भी बुराई नहीं है कि मेरे ऑरा के अंदर से बुराई निकल रही है। तुम भी एक डीमन ही हो, पर तुम्हारा दिल साफ़ है। मैंने सही कहा ना। बू बोलता है हाँ बिल्कुल सही, बू के पास एक अच्छा दिल है। मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ये शख्स बोलता है कि पिछले 5 महीने से प्राइमरी डीमंस तुम्हें शांति से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम उन सभी पर अपनी ट्रांसफॉर्मिंग रे का इस्तेमाल कर रहे हो और उन्हें खाने की चीज़ों में बदल रहे हो ताकि तुम अपना पेट भर सको। पर ऐसा लगता है कि तुमने इस एरिया के सारे डीमंस को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया है और हो सकता है उससे ज़्यादा भी। हम देखते हैं कि पिछले 5 महीने से बू डीमंस से लड़ रहा है और उन सभी डीमंस को बू ने चॉकलेट या किसी खाने की चीज़ में बदल दिया ताकि वो अपना पेट भर सके और ख़ुद को बचा सके। इसीलिए हमारे रूलर ने मुझे भेजा ताकि मैं तुम्हें उनके पास डायरेक्टली ले जा सकूं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वो एकदम से ही इस बात को सुन के खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है, और एकदम से ही वो उस मशीन को उठाता है और इस शख्स को दिखाता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये क्या है। ये शख्स बोलता है कि वैसे मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, पर हमारे पास काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी के सीक्रेट्स के बारे में पता लगा सकते हैं। बू थोड़ा सा निराश होकर अपनी स्टोरी बताता है और बोलता है कि मैं इसी की वजह से यहाँ पर आया हूँ और मुझे लगता है कि सेटन को मेरी चिंता हो रही होगी। वो शख्स बोलता है कि तो ठीक है माजिन बू मेरे साथ आओ, और एकदम से ही माजिन बू खुश हो जाता है और उसके साथ जाने लग जाता है। हम लोग इसके बाद यूनिवर्स 6 में आते हैं और वहाँ पर आकर एक प्लैनेट को देखते हैं और इसके बाद हम लोग इस प्लैनेट के अंदर जाते हैं। यहाँ पर हम कुछ घरों को देखते हैं और इस घर के अंदर हम हिट को देखते हैं। हिट किसी शख्स की तरफ देख रहा होता है और बोलता है अच्छा तो तुम जाग गए, शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्या कीमत चुकानी पड़ती है
जब तुम अपने से किसी ताकतवर शख्स को चैलेंज करने की हिम्मत करते हो फ्रॉस्ट। देखते हैं कि उसके सामने फ्रॉस्ट होता है और उसे ऑक्सीजन लगी हुई होती है। वो बोलता है कि मैं बस ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट एक चेयर में होता है। उसका एक पैर कट चुका है। उसके साथ हिट कहीं जा रहा होता है। फ्रॉस्ट को खुद पे तरस आ रहा होता है और बोलता है कि ये मेरी क्या हालत हो गई है। हिट बोलता है कि तुम नेचुरली ही अपनी रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में पहुंच गए, शायद इसलिए कि ताकि तुम खुद को बचा सको, और पिछले 5 महीने से तुम कोमा में हो। मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ कि ये आखिरी बारी होना चाहिए जब मुझे तुमसे डील करना पड़ रहा है। हम देखते हैं कि एकदम से ही फ्रॉस्ट स्माइल करता है और बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए जबकि तुम जानते हो कि मुझे ढूंढा जा रहा है। तुम चाहते तो तुम मुझे सडाला स्पेशल फोर्सेस के पास भी ले जा सकते थे या फिर गैलेक्टिक ऑर्डर अथॉरिटीज़ के पास, पर तुम नहीं ले गए। कितने सरप्राइज़ की बात है। क्या इसका कोई रीज़न हो सकता है? हम देखते हैं कि हिट अचानक से ही बाहर की तरफ देखने लग जाता है। हिट एकदम से आसपास देखकर बोलता है कि क्या तुम्हें पता है फ्रॉस्ट कि इस वक्त हम कहाँ पर हैं? एकदम से ही फ्रॉस्ट आसपास देखने लग जाता है। वो थोड़ा सा आगे जाता है और जैसे ही वो अपने सामने की चीज़ों को देखता है वो एकदम से ही हैरान रह जाता है। फ्रॉस्ट देखकर समझ जाता है कि ये फ्रॉस्ट के ही किसी प्लैनेट्स में से एक है और इस प्लैनेट का नाम है प्लैनेट फ्रॉस्ट 586। फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि ये तुमने क्या किया हिट? हिट बोलता है कि मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूँगा क्योंकि किसी ने भी मुझे पैसा नहीं दिया है ऐसा करने के लिए, और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें करी हैं उसके हिसाब से मैं तुमसे कहीं से भी बेहतर नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अथॉरिटीज़ के हवाले भी नहीं करूँगा। पर फिर भी तुमने इस प्लैनेट के पूरे सरफेस पे पायरेसी ऑपरेशंस करवाए और इसके बाद इसे छोड़ दिया। इसके बाद तुमने इस प्लैनेट के वासियों को ये दिखाया कि तुम इसके एनिमी से इसे बचा रहे हो, जो कि असल में तुम्हारे ही लोग थे। बाद में तुमने इस प्लैनेट के लोगों को बहुत ही बुरी हालत में छोड़ दिया जब तुम्हें समझ आया कि इस प्लैनेट की कोई भी कीमत नहीं है, और अब इन लोगों को पता है कि तुम यहीं पर हो। ये लोग बस ये इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम एक बारी बस होश में आ जाओ, इसके बाद ही तुम्हें कीमत चुकाने पे मजबूर करेंगे। तुमने इस प्लैनेट के साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए। ये सुनते ही फ्रॉस्ट एकदम से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और हम देखते हैं कि वो अपनी उंगली आगे करता है और एकदम से ही वो एक बहुत ही खतरनाक अटैक हिट की तरफ शूट करता है। हिट अपने आप को बचाने के लिए ज़रा सा भी नहीं हिलता। एकदम से ही वो फ्रॉस्ट की तरफ देखकर टाइम को फ्रीज कर देता है और हिट के पीछे पहुंच जाता है। हिट फ्रॉस्ट से बोलता है कि तुम अकेले नहीं हो जिसे बदले की आग खाए जा रही है। क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा बदला दूसरों से ज़्यादा मायने रखता है? हिट इसके बाद फ्रॉस्ट के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। अब तुम मुझे दिखाओ कि तुम जो बोलते हो उसमें कितना दम है, उसके बाद मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। फ्रॉस्ट इसके बाद वो समय याद करने लग जाता है जब उसने हिट को चैलेंज किया था। फ्रॉस्ट ने हिट को अपनी ताकत दिखाने के लिए चैलेंज किया था और हिट फ्रॉस्ट को अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए चैलेंज कर रहा है। एकदम से ही हिट अपने टाइम फ्रीज को खोल देता है और फ्रॉस्ट अपने पीछे देखता है। हिट अब तक यहाँ से जा चुका होता है और फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। फ्रॉस्ट चिल्लाता है कि ये क्या, अब मुझे क्या करना चाहिए? उन सभी को पता है कि मैं इस प्लैनेट पर हूँ, पर फिर भी ठीक है, उन्हें एग्जैक्टली मेरी जगह नहीं पता है। फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन सभी को मैं अपने सामने झुका कर रहूँगा और थैंक यू कहने के लिए मैं इस पूरे के पूरे घिनौने प्लैनेट को ही ख़त्म कर दूँगा, बस यही। इसके बाद फ्रॉस्ट थोड़ा सा सोचता है। वो बोलता है कि पर अगर मैं ऐसा करूँगा तो गैलेक्टिक ऑर्डर अथॉरिटीज़ का ध्यान यहाँ पर आने का खतरा है, और वैसे भी अभी जो चीज़ मुझे हिट ने बोली, अगर मुझे मेरा बदला चाहिए तो मुझे प्रूव करना होगा कि जिन चीज़ों में मैं विश्वास रखता हूँ उनके हिसाब से मैं चल सकता हूँ। चलो वैसे मुझे ये लगता है कि सबसे पहले मुझे इस जगह से बाहर निकलना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि एकदम से ही सीन चेंज होता है और हम लोग डीमन रैल में वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि माजिन बू उसी शख्स के साथ उड़ रहा होता है। ये डीमन बोलता है कि ये तो बहुत ही ऑनर की बात है कि मैं इस वक्त ग्रेट डीमन माजिन बू की कंपनी में हूँ। इतने महीनों में हमने तुमको देखा, तुमने प्राइमरी स्पीसीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जो कि लगातार तुम्हारे पीछे पड़ी थी, और इसके बावजूद भी तुम्हारे चेहरे पे ज़रा सी भी थकावट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। बू इसके जवाब में बोलता है कि बू को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स होने की ज़रूरत होती है, जिसके बाद वो बहुत ही लंबे समय के लिए रिचार्ज हो जाता है। डीमन ये बात सुन के थोड़ा सा हैरान होता है। वो बोलता है कुछ ही सेकेंड्स, काफ़ी कमाल की बात है। डीमन बोलता है कि हम लोग कुछ ही देर में अपने रूलर के टावर तक पहुँच जाएंगे। वो इसके बाद एक सवाल पूछता है। वो बोलता है कि मुझे बताओ, क्या तुम्हारे रूलर को खाया जा सकता है? डीमन ये बात सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो बोलता है क्या? नहीं, वो इस पूरे किंगडम के राजा हैं। वो थोड़ा सा निराश होता है और बोलता है ओके, काफ़ी बुरी बात है। इसके बाद ये डीमन अपनी स्पीशीज़ के बारे में बताता है। वो बोलता है कि इस दुनिया की प्राइमरी स्पीशीज़ में दोनों जानवर, कीड़े मकोड़े और आर्टिफिशियल बींग्स आते हैं। हम लोग प्राइमरी स्पीशीज़ के सुपीरियर हैं। हम लोग डीमन रैल्म के नोबल्स हैं।
और हमारा जन्म भी उसी पेड़ के फल से होता है जिससे सुप्रीम काइस जन्म लेते हैं। मुझे लगता है कि तुम उनका सामना कर चुके हो। वो फैट सुप्रीम काय को याद करता है और बोलता है, सुप्रीम काइस। हाँ। डीमन बोलता है कि जब हम लोगों का फल के तौर पर जन्म होता है तो एक चीज़ तय होती है कि या तो हम काय बनेंगे या फिर सुप्रीम काय। पर ऐसा लगता है कि हमारी एग्जिस्टेंस एक डीमन के तौर पर उस पर डिपेंड करती है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस यूनिवर्स में होता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। जितना ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन में बढ़ता जाएगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे फ्रूट के करप्ट होने के। और मेरा जन्म भी ऐसे ही एक करप्ट फ्रूट से हुआ है, बिल्कुल डाबोरा की तरह, जो कि डीमंस का पिछला किंग था जिसे तुमने ही मारा है। इसके बाद डीमन बू को लेके टावर तक पहुंच जाता है और बोलता है कि ये लो हम आ गए। वो बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा है। बू के अब डीमन किंग से मिलने के बाद आखिर क्या होगा और आखिर फ्रॉस्ट क्या प्लान कर रहा है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो नीचे कमेंट कीजिए डीमन माजिन बू। और दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।